करते हैं इसका पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने जाना था कि दरख्वास्त किसे कहा जाता है। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका पार्ट 2। तो इसमें हम जानेंगे ख़त नवीसी क्या है, कैसे ख़त लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले ये भी जाना था कि ख़त में और दरख्वास्त में फ़र्क क्या है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि ख़त जो होती है, ये ख़त 2 किस्म के होते हैं। एक आपका कारोबारी ख़त भी होता है और दूसरा आपका निजी ख़त भी होता है। ठीक है, कारोबारी जिसे आप इंग्लिश में फॉर्मल कहते हैं और आपका जो निजी है उसको आप लोग इनफॉर्मल कहते हैं, है ना। तो जैसे आप सब जानते हैं कि जो कारोबारी ख़त होते हैं तो इसमें हमें थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है। इसमें हम किसी बड़े ओहदे वाले इंसान से बात कर रहे होते हैं, इसलिए इसमें हमें बिल्कुल लिहाज और अदब के साथ बात करनी होती है और इसमें हम अपना कोई मकसद बयान करते हैं। जबकि जो आपके निजी ख़त होते हैं वो हम अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी को लिखते हैं, किसी फैमिली वाले को लिखते हैं, तो इसमें हम खुल के बात कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अब आप पूछेंगे कि मैम कारोबारी ख़त और दरख्वास्त में क्या डिफ़रेंस है। तो देखिए, कारोबारी ख़त और जो आपकी दरख्वास्त होती है उसमें बहुत बाल के बराबर का डिफ़रेंस है। क्या है कि जब आप दरख्वास्त कर रहे हैं तो जैसा आपको पता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसका आप सॉल्यूशन दीजिए, या हमको ये चाहिए है, प्लीज़ आप हमको ये चीज़ दीजिए। लेकिन अगर आप बात करें कारोबारी ख़त की तो उसमें क्या होता है, उसमें आप किसी बड़े ओहदेदार से सिंपल वे में बात कर रहे होते हैं, अपने हालात को, अपने ख़यालात को इजहार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ख़त नवीसी को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जो ख़त दिया गया है ये आपका इनफॉर्मल ख़त दिया गया है, यानी निजी ख़त दिया गया है। तो लिखा है, इस ख़त को गौर से पढ़िए। B1026 यहाँ आपका लिखा है 2nd फ्लोर ओखला विहार जामिया नगर नई दिल्ली, तारीख़ 1 जून 2011। जनाब वालिद साहब अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बच्चा है आप जैसा प्यारा प्यारा, वो यहाँ पे अपने मम्मी पापा को ख़त लिख रहा है और यहाँ पे उसने ये अपना एड्रेस लिखा है। ठीक है, और यहाँ अपने मम्मी पापा को मुखातिब करा, उनको सलाम किया। उसके बाद वो बताता है, आपका ख़त मिला, आप लोग खैरियत से हैं, पढ़कर खुशी हुई। यहाँ रिहाइश का मुनासिब इंतज़ाम हो गया है, यानी कि रहने का मुनासिब इंतज़ाम हो गया है और मकान मालिक मुनासिब कीमत पर खाना भी फराहम कर देते हैं। यानी कि जो हमारे मकान मालिक है, यानी आप यहाँ पे पढ़ने के गर्ज से आए हैं। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा से दूर आए हैं, किस लिए? पढ़ने के गर्ज से। ठीक, तो आप अपने मम्मी पापा से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा खाने पीने का इंतज़ाम भी हो गया है और रहने का भी इंतज़ाम हो गया है। उसके बाद बताते हैं, दाखिले की सारी कार्रवाइयाँ पूरी हो गई हैं और क्लास का भी आगाज़ हो चुका है। यानी कि जो हम एडमिशन लेने आए हैं उसका जो भी प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ के उस्ताद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी तरह बाहर से आए हुए कुछ दोस्त भी मिल गए हैं। यानी कि टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भाई टीचर्स तो हर जगह अच्छा पढ़ाते हैं, कभी कदार ही ऐसा होता है कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, वरना ये होता है कि भाई कुछ मतलब उनका पढ़ाने का तरीक़ा चेंज हो सकता है, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन टीचर्स तो अपनी तरफ से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश पूरी करते हैं, है ना। चलिए खैर, इस पे बहस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताते हैं कि मेरी तरह कुछ और बच्चे भी हैं जो बाहर से आए हैं अपने घरों को छोड़कर यहाँ पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि तालीम हासिल करने के लिए तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और जनरली बड़े बड़े शहरों में लोग आके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे गांव जो होते हैं, कस्बे जो होते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी उनको तालीम नहीं मिल पाती, इसलिए वो सोचते हैं कि हम भी आला तालीम हासिल करें, जिसके लिए वो शहर वगैरह में आते हैं। तो बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे मिल गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इसके सबब मुझे अजनबियत जो है वो महसूस नहीं हो रही, यानी जो अजनबीपन है, अकेलापन है, वो मुझे महसूस नहीं हो रहा है। दिल्ली बहुत बरौनक शहर है। बरौनक यानी रौनक से भरा हुआ, बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ बहुत चहल पहल रहती है और रोशनियों से जगमगाते हुए बाज़ार हैं। यानी हमारा जो दिल्ली है बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के बाज़ार बहुत खूबसूरत है, हर तरफ लाइट्स लगी रहती हैं, है ना। कुछ रोज़ पहले मैं लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार वगैरह देखने गया था। यानी कुछ दिन पहले मैं लाल किला, जामा मस्जिद ये सारी चीज़ें घूमने गया था। उन्हें देखकर मुझे तारीख़ के बारे में बहुत दिलचस्प मालूमात हासिल हुई।
ज़ाहिर-सी बात है ये सब हमारी तारीख़ी इमारतें हैं जो हमारी दिल्ली में मौजूद है। लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इसके अलावा बहुत सारी दरगाहें भी मौजूद हैं हमारी दिल्ली में। इसके अलावा लोटस टेम्पल है ना, और आपकी अग्रसेन की बावली और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जाना चाहें तो आपका हुमायूं टॉम्ब भी है और सफदरजंग का मदरसा भी है। इसके अलावा इंडिया गेट भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। ज़ू है, पुराना किला है ना। आप कितनी चीज़ें काउंट करें, हमारी दिल्ली में तो अनकाउंटेबल इस तरह से हिस्टोरिकल पैलेस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वही वो बता रहे हैं, क्योंकि ये अब इतिहास से जुड़ी हुई है, हिस्ट्री से जुड़ी हैं, तारीख़ से जुड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप ऐसी तारीख़ी इमारतों पे जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ तारीख़ की बातें ज़रूर पता चलती हैं। इसके बाद यहाँ आपको बताते हैं, मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, असलम को सलाम और शहनाज को प्यार। ठीक है, हमेशा याद रखिए, बड़े जो होते हैं उनको हम सलाम बोलते हैं और जो हमसे छोटे होते हैं उनको हम प्यार बोलते हैं। तो अपने मम्मी पापा से कहता है कि आप हमारे लिए फ़िक्रमंद ना हो, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं, पढ़ाई भी हमने स्टार्ट कर दी है, अब आप अपना और भाई बहनों का ख्याल रखें। आपका फर्माबरदार बेटा। ठीक है, अगर आप बेटी हैं तो आप लिखेंगे आपकी फर्माबरदार बे ये टे और छोटी ये बेटी, आपकी फर्माबरदार बेटी। और जो भी आपका नाम है अपना नाम लिख लेंगे। यहाँ पे उसने क्या लिखा है, सलीम अहमद। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ख़त पूरा होता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ख़त कैसे लिखा जाता है। तो लिखा है, ये एक ख़त है, ख़त को मकतूब भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ख़त जो है इसे मकतूब भी कहते हैं। आगे बताते हैं, ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार और जिसके नाम ख़त लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं, मकतूब अलैह कहते हैं। ख़त के 4 हिस्से होते हैं। दाहिनी तरफ एक गोशे में पता और तारीख़ दर्ज है, जैसा कि आपने देखा था, जिससे ये पता चलता है कि ख़त कहाँ से और कब लिखा गया, जैसा कि अभी आप लोग यहाँ ऊपर देख के आए हैं। पता और तारीख़ 2 चीज़ें दर्ज हैं, जिससे ये मालूम चल जाता है कि ये ख़त कब और किसने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं, दूसरा जो अरकान है, दूसरा जो हिस्सा है वो क्या है आपका, वो है दूसरे हिस्से में किसी को मुखातिब करके उसके लिए एक ताज़मी फ़िरक़ा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे कि आप मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी उनके लिए वालिद मोहतरम है ना, तो इस तरह से हम अच्छा सा फ़िरक़ा उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम उन्हें इज़्ज़त बख्श रहे हों। उसके बाद तीसरे हिस्से में हम ख़त का असल हिस्सा होता है जिसमें मुद्दा बयान हुआ हो, यानी कि इसके अंदर हम अपना मुद्दा बयान करते हैं, भाई हम ये चीज़ लिख क्यों रहे हैं, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम नफ्स मज़मून भी कहते हैं, यानी यही इस मज़मून की मेन जान है। चौथा हिस्सा ख़ात्मे का है जो बाईं तरफ है जिसमें मकतूब निगार का नाम और मकतूब अलैह से उसके ताल्लुक़ और रिश्ते का इजहार होता है। यानी कि अब यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ कि जिसके लिए ख़त लिखा गया था उसका आपसे क्या रिश्ता था, तो उससे ताल्लुक़ और उसके रिश्ते का इजहार किया जाता है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इसमें जब हम निजी ख़त लिख रहे होते हैं तो इसमें कभी भी हमें थैंक यू या किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से ये आपको एक पोस्ट कार्ड की भी वो तस्वीर दिखा दी गई है। जब हम कोई चीज़ लेटर पोस्ट करने जाते हैं तो इस तरह का पोस्ट कार्ड होता है, यहाँ पे आपकी स्टैंप लगाई जाती है और यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होता है जिसे आप भेज रहे हैं, है ना, और पीछे अपना एड्रेस देना होता है कि अगर मान लीजिए ये पता नहीं मिला तो आपको अपने पते पे ये ख़त वापस मिल जाता है। चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।